नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है सास का सबक। अरे मेरा लाडला बेटा, बस रो मत। दादी अभी दूध की बोतल लेकर आती है। आशा जी की पुकार रसोई के चार दीवारी से टकराकर पूरे घर में गूंज रही थी। उनके हाथ में दूध की बोतल थी जिसमें वो हल्का गर्म दूध डाल रही थी और सामने हॉल के फर्श पे बैठा उनका 1 साल का पोता अमित जमीन पे लोट-पोट होकर रोए जा रहा था। आशा जी उसे आवाज देकर बहलाने की कोशिश कर रही थी, मगर उस नन्हे तूफान को चुप कराना उनके बस की बात कहाँ थी। बस मेरा बाबू चुप हो जा, देख दूध तैयार है। लेकिन इससे पहले कि वो दूध बोतल में डालकर अमित के पास पहुंच पाती, एक कड़कती हुई आवाज ने घर की शांति को चकनाचूर कर दिया। ये सब क्या है माँ जी, हद हो गई आपकी, यह काम भी ढंग से नहीं होता आपसे। उनकी बहू ने तो गुस्से भरे लहजे में वो लगभग चिल्ला रही थी। वो तेज कदमों में हॉल में दाखिल हुई। अमित को गोद में उठाए होते हुए वो सास की ओर आग उगलती नजरों से देखने लगी। क्या हुआ बहू, ऐसा मैंने क्या कर दिया? आशा जी ने आश्चर्य से पूछा। उनके चेहरे पे मासूमियत थी। दूध की बोतल अभी भी उनके हाथ में थी। क्या कर दिया यह आप मुझसे पूछ रहे हैं? नीतू का स्वर और भी तीखा हो उठा। वो अमित को गोद में खिलाते हुए बोली, जरा देखिए तो मेरे बच्चे की क्या हालत बना रखी है। सारे कपड़े गंदे, हाथ पैर मिट्टी से सने हुए हैं और यह बेचारा जमीन पे पड़ा चीख रहा है। मेरे पीछे ऐसे ख्याल लगते हैं आप इसका। आशा जी का चेहरा लटक गया। वो सफाई देने की कोशिश में बोली, अरे मैं तो बस दूध डालने गई थी, बिस्तर पे बिठाऊं तो यह गिर जाता है, इसलिए जमीन पे बिठा कर गई थी। बच्चा है बहू, हाथ पैर तो उधर उधर मारेगा ही। अच्छा तो क्या चटाई पे नहीं बिठा सकते थे, जमीन पर क्यों बैठाया? नीतू ने तपाक से सवाल किया। उसका गुस्सा अब उबल रहा था। फिर एक कोने में रखे अमित के मैले कपड़ों की ओर देखा। हे भगवान, पहले अमित के छोटे छोटे कपड़े तो धो देती थी, आज तो वो भी नहीं धोए आपने। मुझे तो समझ नहीं आती, सुबह सुबह सारा काम मैं निपटा कर जाती हूँ, फिर भी दिन भर आप करती क्या है? एक छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी भी आप ठीक ढंग से नहीं संभाल सकती। नीतू की कटु भरी बातें सुनकर आशा जी का दिल तड़प उठा। मन में एक तूफान सा उठ रहा था। बहू, ये तुम क्या कह रही हो? उसकी आवाज में कापन था। तुम्हें क्या पता दिन भर मुझे क्या क्या करना पड़ता है, घर के कितने काम होते हैं। ऊपर से छोटा बच्चा कभी सुरक्षित बनाती हूँ, उसके लिए दुख कभी डलिया। अकेले सब कुछ करना कितना मुश्किल होता है, ये तुम कैसे समझोगे? नीतू ने तिरछी नजरों से नीतू जी को देखा। बस करो माँ जी, मुझे सब पता है कितना काम होता है। साफ सफाई के लिए काम वाली बाई आती है, सुबह का नाश्ता और सब्जी में बना कर जाती हूँ। फिर आपके पास जरा मेरे बच्चे की हालत तो देखो। नीतू ने अमित को हल्के से हिलाया, जिसके कपड़ों पर मिट्टी के धब्बे और दूध की सीम लग रही थी। इतने गंदे कपड़े पहने हुए हैं, इसके कपड़े भी नहीं बदल सकती थी क्या आप? आशा जी ने गहरी सांस ली और वो अपने अंदर के दर्द को दबाने की कोशिश कर रही थी। बहू, सुबह से मेरा बदन टूट रहा था, हल्का बुखार भी है। अमित आज बहुत तंग कर रहा था, फिर भी मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले नीतू ने बीच में रोक दिया। बस कीजिए माँ जी, जब देखो कोई ना कोई बहाना, काम नहीं करना तो साफ साफ कह दीजिए, मैं अमित के लिए डेट ढूंढ लूंगी। कहते हुए नीतू ने दूध की बोतल झटका करके हाथ से खींचा और अमित को गोद में लिए तेज कदमों में अपने कमरे की ओर बढ़ गई। रसोई में अकेले खड़ी आशा जी की आंखें नम हो गई और बूझे मन से वो अपने कमरे में यहाँ वहाँ गई और बिस्तर पे निढाल हो गई। आज सुबह ने उनकी तबीयत खराब थी, हल्का बुखार, बदन का टूटना, फिर भी वो अमित के पीछे भागती रही। इतना कहने के बावजूद अमित ने एक बार भी उनकी हालत के बारे में नहीं पूछी। वह कोई नई बात नहीं थी। नीतू का रोज का वही रवैया था, चाहे आशा जी दिन भर काम में डूबी रहे, चाहे उनकी तबीयत ठीक हो या न हो। नीतू का तो बस ताने कसने का मौका चाहिए। नीतू अपने कमरे में दाखिल हुई, अमित को गोद से उतारा और उसके गंदे कपड़ों को झटका से बदलने लगी। उसकी हर हरकत में गुस्सा झलक रहा था। वह लगातार
बदबदाए जा रही थी। अमित को दूध की बोतल पिलाकर उसने उसे पालने में लिटाया और खुद बिस्तर पर बैठकर फ़ोन निकाल लिया। ये उसका रोज का था। नौकरी से लौटते ही जैसे वो अपने कमरे में कदम रखते उसकी माँ का फ़ोन आ जाता। हम अभी अभी घर पहुँची हूँ माँ, नीतू ने फ़ोन पर कहा। उसकी आवाज़ में थकान और चिड़चिड़ापन साफ झलक रहा था। क्या बताओ माँ, आज फिर वही तमाशा। मैं घर पहुंची तो अमित ज़मीन पर लौट रहा था, भूख के मारे रोता जा रहा था। मेरा बच्चा, ऊपर से सारे कपड़े गंदे, न बच्चे का ख्याल रखती है न घर का कोई काम। उधर से उसकी माँ संगीता देवी ने तुरंत ताल ठोकते हुए कहा, अरे यह तो हद है नीतू, तू दिन भर नौकरी में खड़ी है और यह बुढ़िया घर में क्या करती है? बस मोबाइल चलाती रहती होगी या सोती रहती होगी। बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी तो दादी ही बनती है। नीतू ने एक गहरी सांस छोड़ी, जैसे अपनी सारी बढ़ाई माँ के सामने बोल देना चाहती हो। हम क्या क्या करें? सुबह नाश्ता बनाऊं, काम वाली को काम समझाऊं और फिर नौकरी की भाग दौड़, ऊपर से घर आकर यह हाल। माँ जी को बस बहाने बनाने आते हैं। बदन दुख रहा है, बुखार था, हर दिन का यही ड्रामा। संगीता देवी ने त्रिपाक से जवाब दिया, बुखार पर यह सब बहाने ही बेटा। तुझे क्या मालूम, सारा दिन बैठकर टीवी सीरियल देखती होगी। खैर छोड़, तू क्यों अपनी जान जलाती है? वो तो ऐश कर रही है और तू परेशान है। क्या बता, रवि कब वापस आ रहा है टूर से? कल रात आ जाएगा माँ। फ़ोन पे बात हुई मेरी। दोनों माँ बेटे की बातें या घंटे तक चलती रही। प्राइवेट स्कूल जहाँ नीतू नौकरी करती थी वहीं की छोटी बड़ी बातें, घर का हाल, यहाँ तक कि खाने में गया बना सब कुछ अपनी माँ को बताया। और संगीता देवी वो इस सारी जानकारी को रिश्तेदारों तक तो पहुँचाने में देर न करती। हमारी नीतू कितनी मेहनत करती है, वो फ़ोन पे रिश्तेदारों को बताती। दिन भर नौकरी करती, फिर घर का काम, और ऊपर से सास बिल्कुल मदद नहीं करती। पता नहीं कैसे ससुराल मिला हमारी बेटी को। उधर आशा जी अभी बिस्तर पे लेटी थी। नीतू की माँ की बातें कई बार उनके कानों में उड़कर पहुँची थी। हर बार दिल में एक ठेस सी उठती थी। उनकी आंखें उस तस्वीर पे फिट कर हार गई जिसमें वो अपने बेटे रवि के साथ मुस्कुराते हुए खड़े थे। रवि को बताओ क्या, उसे और परेशान करो, वैसे भी वो तो अपनी पत्नी की ही सुनेगा, उन्होंने सोचा। आशा जी को अब लगने लगा था कि चाहे वो कितना भी काम कर ले, इस घर में उनकी कदर नहीं। आज तो बदन दुख रहा था, बुखार था, फिर भी उन्होंने अमित को संभाला, घर का काम निपटाया। मगर नीतू को तो बस उनकी गलतियां ही दिखाई देती थी। कई बार उसके मन में ख्याल आता कि वो यह घर छोड़कर चली जाए, मगर अगले ही पल सवाल भी उठ खड़ा होता कि जाए तो कहाँ? मेरा तो बस यही एक ठिकाना है। आज बैठे बैठे आशा जी अपने अतीत में झांकने लगी। कभी एक वक्त था जब वो भी एक ख्वाब देखा करती थी। दिल करता था कहीं घूमने जाने का, पहाड़ों पर ठंडी हवा में हाथ फैलाने का, ऊंचाई से गिरने झरनों को देखने का, बर्फ से ढकी पहाड़ी और रंग बिरंगे मेलों की रौनक देखने का। बचपन में बहुत शौक था। मायके में जब भी वो कुछ कहती थी तो यही सुनने को मिलता था कि शादी के बाद सब कर लेना, अभी तो घर का काम सीखो, पढ़ाई पूरी करो। और उन्होंने माना भी, पिता की इज्जत की, माँ की हिदायत सबका मान रखा, अच्छी पढ़ाई लिखाई की। लेकिन शादी के बाद जो जीवन उन्हें मिला उसमें उनके लिए कुछ भी नहीं था। ख्वाबों की जगह जिम्मेदारियों ने ले ली। सास के ताने, घर के काम, रिश्तेदारों की अपेक्षाएं और पति की बेरुखी ने धीरे धीरे उस चंचल लड़की को किसी कोने में धकेल दिया। नौकरी उसका तो जिक्र करते ही सुनने को मिलता था, घर संभालो, अपना बहू हो, बहू की तरह रहो। न नौकरी की इजाज़त मिली, न शौक पूरी करने की। छूट दिन शुरू होने के साथ काम करने लगते और रात को पूरी तरह थक कर चूर हो जाते। फिर बेटा रवि पैदा हो गया। उसके आगे पीछे उसकी पूरी दुनिया घूमती थी। घर भी संभाला और बच्चे की देखभाल भी की। समय व्यतीत होने लगा, जिम्मेदारियां निभाते निभाते आधे से ज़्यादा उम्र बीत गई। फिर कोरोना काल में पति का भी साथ छूट गया, लेकिन माँ बेटे ने एक दूसरे को बखूबी संभाला। उनका बेटा रवि शादी लायक हो चुका था। आशा जी को हमेशा एक बेटे की कमी खलती थी।
कभी कभी अपनी सहेलियों को देखती थी जो अपनी बेटियों के साथ सिनेमा देखती, मॉल जाती, शॉपिंग करती, तो उनके दिल में किसी कोने में कसक उठती। उन्होंने सोचा जब बहू आएगी तो बहू के रूप में मुझे एक बेटी मिल जाएगी, और बड़े अरमानों से नीतू को बहू बनाकर घेर ले आए। लेकिन नीतू तो वो अपनी ही दुनिया में मस्त थी। सुबह सुबह घर का थोड़ा बहुत काम करना, अपना टिफिन पैक करके नौकरी पर निकल जाती थी। शाम को लौटती तो सीधा मोबाइल पर अपनी माँ से फ़ोन से बातें करने लगती थी। पीछे आशा जी थी जो पूरा घर संभाल रही थी। बेटी की शादी से पहले कम से कम सहेलियों के साथ किटी पार्टी में तो जाती थी, कभी किसी के घर सत्संग तो कभी यूनिवर्सिटी, कभी किसी का जन्मदिन तो वहाँ जाकर हंस बतिया लिया करती थी। लेकिन अब तो जैसे खुशियाँ रूठ कर निकल गई उनकी ज़िंदगी से। अब तो पौधे, अमित का पालन पोषण, सफाई, खाना, कपड़े, बर्तन, घर, सब कुछ उन्हीं की जिम्मेदारी बन गया था। जब उन्होंने एक दिन नीतू से थक कर कहा, बहू थोड़ा मेरा साथ दे दिया करो, मैं बहुत थक जाती हूँ, तो नीतू ने दो टूक कह दिया, मैं वर्किंग वूमन हूँ, स्कूल से लौटकर और कितना काम करूँगी, अब तो सारा दिन घर पे ही होती हैं, थोड़ा बहुत तो काम संभाल ही करती हैं। यह शब्द आशा जी के भीतर हथौड़े की तरह चुभ रहे थे। क्या सिर्फ नौकरी पर जाना ही वर्किंग कहलाता है? घर का काम करना कोई अहमियत नहीं रखती उनके लिए? नीतू वो बहू नहीं बल्कि एक बॉस बन चुकी थी। अब वो खुद एक बॉस हाउस कीपर, जिसे हर काम समय पे बिना गलती चुपचाप होना चाहिए। आज तो उनकी तबीयत भी ढीली थी, सारा दिन सिर भारी रहा, फिर भी उन्होंने अमित की देखभाल की। शाम को हो चुकी थी लेकिन बहू अभी तक फ़ोन में व्यस्त थी, तो खुद ही उठी और रसोई में जाकर दाल बनाई, खाना लाया। खाने बैठा तो नीतू बोल उठी, यह क्या कितनी फीकी दाल बनाई है, मुझसे तो नहीं खाया जाएगा मरीज वाला खाना, आप ही खाइए। और मोबाइल उठाकर नीतू ने अपने लिए पिज़्ज़ा मंगा लिया। यह सब देखकर आशा जी का सब्र का बांध टूट रहा था। हर रोज की तरह नीतू अपने बेटे अमित को अपने ही पास सुला गई। अमित उसके बगल में गहरी नींद में सो गया, मगर आशा जी की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो बिस्तर पर बैठी थी, सुबह आंसू से पोंछते हुए मन ही मन बुदबुदा रही थी, अब और नहीं, अब मुझे खुद के लिए खड़ा होना होगा। मेरे जीवन में कोई भी कीमत नहीं है और मैं उसे साबित करके रहूँगी। उसके मन में हजारों विचारों का तूफान उमड़ रहा था। हर दिन यह तमाशा, यह तानी, यह तिरस्कार, कितना अर्स हूँ। वो सोच रही थी, रिश्तों की जबरदस्ती थोड़ी ही बांधा जाता है। जब एक पक्ष रिश्ता निभाना नहीं चाहता तो दूसरा कब तक थामे रहे। उनकी बर्दाश्त की सीमा अब जवाब दे चुकी थी। वो इस घर में एक काम वाली की तरह नहीं बल्कि अपनी इज्जत और स्वाभिमान के साथ जीना चाहती थी। अगला दिन शनिवार था। सुबह ही पहले किरण के साथ ही आशा जी का फ़ोन बजा। स्क्रीन पे अपनी सहेली मंजू का नाम देखकर उनके चेहरे पे मुस्कान आई। आशा सुनना, हम सब मिलकर 2-3 दिनों के लिए वृंदावन यात्रा पर जा रहे हैं। वैसे तो हम जानते हैं तेरा जवाब हमेशा की तरह नहीं होगा, लेकिन फिर भी सोचा एक बार पूछ लूँ, चलेगी क्या? कान्हा जी के दर्शन कर आएंगे, थोड़ा सुकून मिलेगा। आशा जी का दिल जोर से धड़का। वृंदावन कान्हा जी के दर्शन कितने साल हो गए जब उन्होंने आखिरी बार अपने मन की सुनी थी। घर के काम, अमित की जिम्मेदारी, नीतू के ताने, इन सब ने उनकी जिंदगी को एक बोझ बना दिया था। मगर आज मंजू की आवाज़ में जैसे उनके अंदर की उस आशा को जगा दिया जो कभी सपने और शौक से भरी थी। बिना ज़्यादा सोचे उन्होंने तपाक से कहा, हाँ मंजू, मैं चलूँगी। सच्ची, मंजू की आवाज़ में हैरानी और खुशी दोनों थी। तू तो हमेशा मना कर देती थी, चल फिर शाम को 7 बजे निकलते हैं। आशा जी ने फ़ोन रखा, मगर मन में एक हल्की सी घबराहट थी। नीतू क्या कहेगी? वो जानते थे कि अगर उन्होंने 2-3 दिनों की बात कही तो नीतू शायद जाने न थे। आखिर अमित की जिम्मेदारी और घर का काम कौन संभालेगा? उन्होंने दिमाग लगाया। नीतू को नौकरी से लौटने के बाद उसने लापरवाही भरे शब्दों में कहा, बहू मेरी सहेलियाँ वृंदावन जा रही हैं कान्हा जी के दर्शन करने। मैं भी सोच रही हूँ एक दिन के लिए चली जाऊँ। आज शाम को जाऊँगी, कल लौट आऊँगी। वैसे भी
रवि तो आज रात टूर से वापस आ ही जाएगा। नीतू जो फ़ोन पे कुछ स्क्रॉल कर रही थी बिना नज़र उठाए जवाब दिया, हाँ ठीक है माँ जी, एक दिन की तो बात है, जाइए। वो मन ही मन सोच रही थी, चलो एक दिन तो घर में शांति रहेगी, अमित को संभाला कौन सी बड़ी बात है, और संडे को मैं भी देर तक सो सकती हूँ। माँ जी तो सुबह सुबह खटपट शुरू कर देती है, नींद भी पूरी नहीं होने देती। अपना बैग पैक करते हुए आशा जी की नज़र अपनी पुरानी सिल्क साड़ी पे पड़ी। सालों पहले उन्होंने इसे खरीदा था मगर पहनने का मौका नहीं मिला। उन्होंने उसे बैग में रख लिया। कान्हा जी के दर्शन करने तो नई साड़ी पहनकर ही जाऊंगी, उन्होंने सोचा, लेकिन उनका मन उत्साह और घबराहट से भी झूल रहा था। शाम के 7 बजे सुषमा जी अपनी सहेलियों के साथ वृंदावन की यात्रा के लिए निकल गए। चेहरे पे एक मुस्कान थी। उधर घर में नीतू ने फोन पर अपनी माँ से बात खत्म की। पिगुल पालने में वह गहरी नींद में था और रात का खाना रसोई में बन पड़ा था। चलो, वो मन ही मन बुदबुदाए, एक दिन तो सासू माँ की खटपट से छुट्टी मिली। आज रात रवि के साथ थोड़ा प्राइवेट टाइम मिलेगा। वैसे भी वो सारा दिन चुतत की तरह इधर उधर मर्राती रहती है, संडे को भी चैन से सोने नहीं देती। उसने सोचा, अमित को संभाला कौन सी बड़ी बात है, एक दिन तो मैं भी आराम से निकाल ही लूँगी। रात के 1 बजे जब रवि अपने टूर से थका हारा लौटा, पुनः आधी नींद में उठी, खाना गर्म करी। उसने उन्हें खाना के बारे में पूछा। रवि ने हाँ में सिर हिला दिया और खाना खाकर बिस्तर पे ढेर हो गया, मगर अभी दोनों ने आंखें बंद भी नहीं की थी कि अमित की आवाज़ से पूरा कमरा गूंज उठा। वो जोर जोर से रोने लगा, भूख से व्याकुल। वैसे तो वो हमेशा दादी के पास सोता था, तो उस रात को उसे दूध पिलाने की जिम्मेदारी भी दादी की थी, लेकिन आज तो उसने नीतू को ही संभाला था। नीतू परेशान होकर उठकर दूध गर्म किया और बोतल भर लाई, मगर उसकी आंखें नींद से भरी थी। बस अमित चुप हो जा, मम्मी को नींद आ रही है, वह बुदबुदाई, मगर अमित कहाँ मानने वाला था। बोतल फेंक कर कभी नीतू के ऊपर कूदता तो कभी रवि को पैर मारता। रवि तो थकान के मारे गहरी नींद में चला गया, मगर नीतू का धैर्य जवाब दे रहा था। अमित बस कर, उसने चिड़चिड़ा कर कहा और उसे मोबाइल थमा दिया, मगर अमित ने मोबाइल को भी एक तरफ फेंक दिया और जोर जोर से चीखने लगा। सुबह 8 बजे अमित आखिरकार थक कर सो गया। नीतू भी बिस्तर पे लुढ़क गई, मगर अभी 10 मिनट ही नहीं बीते थे कि दूध वाले की बेल ने उसे फिर से चिल्ला दिया। अब कौन है? नीतू चिड़चिड़ाते हुए उठी। दूध लेकर उसने चूल्हे पे उबलने को रखा और वापस कमरे में जाकर लेट गई, मगर नींद की खुरासी टूटी थी। तभी काम वाली बाई ने बेल बजाई। बाहर निकले तो देखा सारा दूध चूल्हे पर बिखर चुका था। हे राम, नीतू ने सर पकड़ लिया। यह भी कहा, वो बुदबुदाई। नीतू ने काम वाली बाई को सारी सफाई का जिम्मा सौंपा। उसके पेट में भी चूहे दौड़ने लगे। रसोई में कुछ बना भी नहीं था, कुछ पकाने का उसका मन नहीं था। उसने बिस्किट और नमकीन से ही काम चला लिया। इतने में अमित फिर से जाग गया और उसकी चीख पुकार से नीतू का सिर दर्द बढ़ा दिया। रवि उठो ना, उसने रवि को हिलाया। देखो अमित को संभालो, मैं थक गई हूँ। रवि ने आंखें मलते हुए कहा, अमित मुझे नींद आ रही है, 2 दिन से सोया नहीं हूँ, रात को भी देर से घर लौटा, तुम ही संभालो। अमित का गुस्सा अब 7वें आसमान पे था। हाँ, सब कुछ मैं ही करूँ। माँ जी एक दिन के लिए गई, मेरे लिए तो जैसे कोई मुसीबत खड़ी हो गई। वो चीखी, मगर अभी फिर से नींद में सो गया। उधर वृंदावन में आशा जी मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। सहेलियों की हंसी और भजनों की मधुर धुन उसके कानों में रस घोल रही थी। कान्हा जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर उन्होंने आंखें बंद की तो एक अलग ही सुकून मिला दिल को। लेकिन वहाँ उनके घर किसी चूत क्षेत्र से कम नजर नहीं आ रहा था। अमित के लिए दलिया बनाकर रखते हुए नीतू की नज़र बच्चे के मैले कपड़ों पे पड़ी। अरे, आधा दिन बीत गया और मैं अभी तक इसके कपड़े भी नहीं बदले। उसने खुद को कोसा, खुद भी तो वो सुबह से नहाई नहीं थी। घर में नज़र घुमाया तो चारों ओर कुछ न कुछ फैला हुआ था। थोड़ी देर में रवि भी उठने वाला था, वो भी उठते ही खाना मांगने वाला था। नीतू का पेट भी भूख से कुलबुला रहा था। फिर उसने झटपट मोबाइल उठाकर खाना ऑर्डर कर दिया।
कुछ तो राहत मिली। उसने सोचा माँ जी आ जाएगी तो थोड़ा सुकून मिलेगा, कम से कम अमित को तो वो संभाल लेगी। मगर घड़ी की सुइयां रात की ओर बढ़ रही थी और आशा जी का कोई अता पता नहीं था। नीतू ने फोन उठाया, उसका नंबर डायल किया। एक बार नहीं 2 बार घंटी बजती जा रही थी मगर कोई जवाब नहीं। इसी बीच नीतू की माँ का फोन बार बार आ रहा था, मगर नीतू के पास इतना समय कहाँ था कि वो अपनी रोज की शिकायतों का सिलसिला चला पाए। उसने माँ का कॉल इग्नोर कर दिया। अब माँ को क्या समझाओ। वो खाना बनाने के लिए रसोई में गई, मगर तभी अमित फिर से चिल्लाने लगा। उसकी भूख और शरारती नीतू का धैर्य चूस रही थी। गुस्से में उसने फिर से आशा जी को फोन लगाया, मगर जवाब न मिलने पर उसका गुस्सा उबाल पर आ रहा गया। अमित अभी तक रो रहा था। हद हो गई। वो चीखी और गुस्से में आकर अमित को एक थप्पड़ जड़ दिया और उसकी जोर जोर से आवाज़ें घर में गूंज रही थी। तभी रवि दौड़ कर आया। नीतू, ये क्या तुम छोटे से बच्चे को मारने लगी? उसकी आवाज़ में हैरानी और गुस्सा था। तो मैं क्या करूं रवि? नीतू का चेहरा गुस्से और थकान से लाल था। तुम्हारी माँ बिना सोचे समझे घूमने निकल गई, न कोई खबर न फोन उठा रही है, और तुम मेरी कोई परवाह ही नहीं। क्या सोचा था मैंने और क्या हो गया? मेरा सारा संडे बर्बाद हो गया। वो चिल्लाते हुए सिर पकड़ के बैठ गई। तभी उसकी माँ का फिर से फोन आया। नीतू ने झटके से फोन उठाया और चीख पड़ी, क्या है माँ, बार बार फोन क्यों कर रही हो? मुझे टाइम नहीं है और तुम बार बार परेशान कर रही हो। पहले मैं तंग हूँ और फोन मत करो, कहकर उसने फोन काट दिया। कमरे में रवि की आवाज़ आई, नीतू अमित के लिए कुछ खाने को दे दो, शायद भूखा है तभी रो रहा है। वो अमित की गोद में लिए उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। नीतू ने गुस्से में रसोई की ओर देखा, मगर वहाँ कुछ तैयार नहीं था। वो फिर से आशा जी को फोन लगाने लगी, मगर जवाब न मिलने पर उसका गुस्सा 7वें आसमान छू रहा था। शाम तक लौटेगी कहा था, अब रात के 10 बज गए हैं और तुम्हारी माँ का कोई अता पता नहीं है। वो रवि पे बरस पड़ी। रवि ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, अरे तो क्या हो गया? थोड़ा सा काम तो होता है घर का, उसमें भी तुम चिल्लाने लगी। नीतू के कानों में यह बात तीर की तरह चुभी। यह वही शब्द थे जो हर बार आशा जी को सुनाती थी, थोड़ा सा काम। उस पल में उसने पहली बार एहसास हुआ कि जो काम को वो थोड़ा सा समझते हैं वो कितना भारी था। सुबह से शाम तक अमित को संभालना, खाना बनाना, घर की सफाई और हर छोटी बड़ी जिम्मेदारियां, यह सब आशा जी हर दिन बिना शिकायत के करती थी। और आज एक दिन में ही नीतू की हिम्मत जवाब दे रही थी। उसकी थकान, उसका गुस्सा, पेश का रोना, सब उसे आशा जी की जिंदगी की एक झलक दिखा रही थी। उधर वृंदावन में आशा जी अपनी सहेलियों के साथ मंदिर के बाहर बैठी थी। फोन की स्क्रीन पर नीतू के कई मिस कॉल थे। मंजू ने पूछा, आशा फोन क्यों नहीं उठाती? कुछ ज़रूरी काम होगा? आशा जी ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, फिलहाल इस सुकून भरे पलों का आनंद उठाना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। वृंदावन की 2 दिन की यात्रा आशा जी के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। मंदिर का भक्ति से सारा और माहौल सहेलियों के साथ और कान्हा जी के दर्शन के बाद मिले वह शांति, सब कुछ उसके मन को एक नई दिशा ताज के दे गया। वापसी के समय सब उसकी सहेलियां 2 महीने बाद की अगली यात्रा की योजना बना रही थी। आशा जी ने बिना हिचक कहा, हाँ मैं अगली बार भी चलूंगी। उनकी आवाज़ में आत्मविश्वास था, घर के कामों से बेफिक्र बनता था। उन्होंने मनी मन सोचा, बस। खिड़की से आई ठंडी हवा उनके चेहरे पे मुस्कान बिखेर रही थी। मगर घर पहुंचते वह दृश्य देखकर आशा जी की आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा घर किसी तूफान की चपेट में आ गया हुआ लग रहा था। रसोई में बर्तनों का ढेर, सोफे में फैले कपड़े, जमीन पर बिखरे हुए खिलौने और बीच में बैठा अमित गंदे कपड़ों में जोर जोर से रो रहा था। और नीतू वो बिस्तर पर निढाल पड़ी थी जैसे थकान ने उसे पूरी तरह निचोड़ लिया हो। आशा जी का दिल एक पल के लिए पसीजा, पर अगले ही पल उसके मन में गुस्सा भड़क उठा। नीतू की नींद खुली तो वह झटके से उठी और आशा जी को देखते ही चिल्लाई, क्या माँ जी, आप एक दिन को कहा था और आपने 2 दिन लगा दिया, बिना यह सोचे कि मैं यहाँ अकेले सब कैसे संभालूंगी। आशा ने चोहे टेढ़े करते हुए जवाब दिया, क्यों बहू, तुम्हारे स्कूल में तो आज सोमवार के भी छुट्टी नहीं थी ना, फिर इतनी परेशानी क्यों?
घर का काम इतना भी तो नहीं होता, और अमीर छोटा बच्चा वो भला कितना तक तंग करता है। उसकी आवाज़ में काफल थी, मगर आंखों में एक गहरी बात छिपी थी। नीतू हड़बड़ा गई। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर शब्द गले में अटक गया। आशा जी ने अमित को गोद में उठाया, लेकिन जल्दी ही एहसास हुआ कि उसने बीच में फूटी भी हुई है। फिर वो नीतू की ओर मुड़ी। बहू, मेरे पीछे तो तुमने मेरे पोते का यह हाल बना दिया है। गंदे कपड़े सुसु पोटी में सना हुआ, और तू आराम से सो रही है। घर तो देखो कैसे बिखरा पड़ा है। काम वाली बाई सफाई करके गई होगी, मगर क्या तुमने ये चीज़ सही जगह पे नहीं रखी है? खिलौने बर्तन सब इधर उधर, और तुम दिन भर मोबाइल ही देखती रही हो कि। नीतू का चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से में झूल रहा था। वो तपाक से बोली, अच्छा माँ जी, मैं समझ गई, आप मुझसे बदला ले रही हैं। आशा जी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दर्द था। बदला नहीं बहू, मैं तो बस तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी कि मैं दिन भर क्या करती हूँ। 2 दिन में तुम अमित और घर के साथ इतनी परेशान हो गई कि कुछ नहीं संभाल, और मैं हर रोज यह सब करती हूँ। दिन भर बच्चों को संभाला, सबका खाना बनाया, साफ सफाई करना, और भी शाम को तुम्हारी बातें सुनना। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? बहू, मुझे भी थकान होती है, मुझे भी तकलीफ होती है। जब तुम कहती रहती हो आप दिन भर करते क्या है? अब नीतू की आंखें नम हो गई। उसने सर झुका लिया। आशा जी की हर बात उसके दिल में चुभ रही थी। शायद उसे याद आया कि कैसे उसने अमित को थप्पड़ मारा था, कैसे रवि से झगड़ा किया, और कैसे अपनी माँ को फोन तक नहीं उठाया। तो दोनों की इस अकेली जंग ने उसे बोझ दिखा दिया। जो आशा जी हर दिन चुपचाप धोती थी, उसका गला रंध गया। वो धीमे स्वर में बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको बहुत बुरा भला कहा, लेकिन जब मुझे खुद यह सब करना पड़ा तब समझ में आया कि आप कितना कुछ कहती हैं। मैं गलत थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से मैं घर में कामों में आपका साथ दिया करूँगी। आशा जी ने एक पल के लिए नीतू को देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बहू, मैं अमित को संभालती हूँ, तू जा रसोई में कुछ खाना बना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। उसकी आवाज़ में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक ममता भरी शक्ति थी। नीतू ने देखा कि आशा जी बड़े प्यार से अपने पोते को बुलाते हुए उसके कपड़े बदलने लगी, और अमित उसकी गोद में शांत होकर उसके सारे से खेल रहा था। यह देखकर नीतू को एक अजीब सा सुकून मिला। वो रसोई घर में गई और आराम से खाना बनाने लगी। भूख तो उसे भी लगी थी। आज 2 दिनों के बाद नीतू ने सुकून से बैठकर खाना खाया। उस दिन के बाद जितना हो सका उसने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू किया। सुबह सब्जी काटने के अलावा वो शाम को भी रसोई में खाना आशा जी के साथ काम करने लगी। अब रात का खाना नीतू ही संभालती थी, और आशा जी उन्होंने भी अपने लिए समय निकालना शुरू कर दिया। कभी सहेलियों के साथ सत्संग जाना, तो कभी बाजार के सैर, तो कभी बस बालकनी में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ अपने पसंदीदा गाने सुनना। रिश्तों के बीच की गहरी खाई अब धीरे धीरे प्यार और समझदारी के पोल से भरने लगी। कहानी यही खत्म नहीं होती है, बल्कि अब तो शुरू हुआ था एक नया सफ़र, एक समझदारी का, एक अपनापन और सुकून भरे जीवन का। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं, और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।